Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of class 10th English papers given by me. हम लोगों ने पिछली वीडियो में जॉन लेकाउ द्वारा रचित मी एंड द इकोलॉजी बिट की समरी पढ़ी, कहानी को पढ़ा और उसमें के सारे डिटेल्स समझे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ संभावित आने वाले परीक्षा में जो प्रश्न होंगे उन्हीं को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से और आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स की सीरीज में पहला प्रश्न ये रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी और इकोलॉजी बिट के लेखक कौन है? जॉन हचिंसन, जॉन लेकाउ, टॉनी मॉरिसन या नन ऑफ दीज? तो आप देख रहे हैं आंसर दिया हुआ है बी, जॉन लेकाउ। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। लोगों को काम कराना, इस चीज का काम कराना बड़ी मुश्किल है। किस चीज का? ऑप्शन है एनवायरमेंट, हार्मनी, फॉरेस्टेशन या इकोलॉजी। तो जवाब है डी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए लोगों को समझाना, लोगों से काम कराना, ये बड़ी मुश्किल है। तो जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में ये रहा, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर द एनवायरमेंट। लेखक ने एनवायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए क्या किया? ऑप्शन है डूइंग प्लांटेशन, उसने पेड़ पौधे लगाए, अवॉइडिंग पोल्यूशन, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को अवॉइड किया, उससे बचा, फॉरेस्टेशन, जंगल को बढ़ावा दिया या नन ऑफ दीज। तो आंसर है सी, फॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाना, कूड़ा कचरा प्रबंधन करना, यह सारा काम जो है लेखक ने किया है एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू whom the author told that you should not burn the leaves। किसको लेखक ने कहा कि आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए? ऑप्शंस हैं ए मिस्टर जॉन, बी मिस्टर विलियम्स, सी मिस्टर चार्ल्स या डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है बी, मिस्टर विलियम्स। वही अपने कोर्ट यार्ड में, अपने आंगन में पत्ते जला रहे थे और उसी को मना किया था हमारे ऑथर ने, या यूं कहें जिम ने, कि आप पत्ते न जलाइए, से वातावरण दूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में ये रहा, देखें कि विच रूट डज द ऑथर फॉलो। लेखक कौन सा रास्ता चुना है या चुनता है या उस पर चलता है? आंसर्स हैं या ऑप्शंस हैं पहले कि फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट या नन ऑफ दीज। वो शारीरिक रूप से लोगों को करके दिखलाता है या केवल बोल बोल कर काम चलाता है या पेपर रूट, पेपर के माध्यम से ये काम करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पेपर रूट। वो कागज पर चीजों को समझा करके, लिखा करके और तब लोगों के बीच में जाता है। तो वो कौन सा रूट फॉलो करता है? तो कागज पेपर वाला रूट। सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर द गार्डन। लेखक के अनुसार गार्डन के लिए, बगीचे के लिए क्या अच्छा है? ऑप्शन है फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोस्ट या नन ऑफ दीज। फर्टिलाइजर यानी खाद, कैसे खाद? जो कृत्रिम खाद हैं जो हम लोग बनाते हैं, और इरिगेशन सिंचाई, कंपोस्ट मतलब जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब जो खुद नेचर से हमें प्राप्त होता है, फैक्ट्री में नहीं बनता, और फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो उसके अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा है? वह खाद जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, या सिंचाई अच्छा है गार्डन के लिए, या कंपोस्ट वो अच्छा है, जैविक खाद अच्छा है? तो सही जवाब है हमारा सी, ऑप्शन सी, कंपोस्ट, जैविक खाद। उसको लगता है कि जैविक खाद से बागान, बगीचे ज्यादा अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है कि what type of pollution is created by compost according to Mr. Williams। मिस्टर विलियम्स के अनुसार किस तरह का प्रदूषण होता है कंपोस्ट के माध्यम से? ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या नन ऑफ दीज। एक्चुअली वहां जो ऑप्शन में बी नॉइज पोल्यूशन दिया है वो एक्चुअली होगा नोज पोल्यूशन, वहां आई नहीं लगेगा। मैं आपको लिख देता हूं कि एक्चुअली में मिस्टर विलियम्स के अनुसार वो होता है उससे नोज पोल्यूशन, ना कि नॉइज पोल्यूशन। सही ऑप्शन है ये, नोज पोल्यूशन। वहां मिसप्रिंट हो गया, नॉइज लिखा हुआ है। मिस्टर विलियम्स ने कहा था कि नाक सड़ जाता है, दुर्गंध इतनी आती है तुम्हारे खाद वाले सिस्टम से की। तो उनके अनुसार
नोज पोल्यूशन है, यहां मिसप्रिंट हुआ है, आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में ये रहा कि इन द लेसन द नैरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द ब्लैंक स्पेस। इस लेसन में नैरेटर बात करता है कि कैसे वह लोगों को सलाह देता है कि उन्हें बचाव के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। किस चीज से बचाव के लिए, टू प्रोटेक्ट क्या? ऑप्शन ए एल्डरली, बड़े बूढ़ों को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बी इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी चिल्ड्रन, बच्चों को, या ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले लोगों को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी इकोलॉजी। वह लोगों को इकोलॉजी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में वह सलाह देता रहता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 देखें कि विच वर्ड इन द स्टोरी इज नोन एज द फिल्थ या फिल्थ। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। तो कह रहा है कि किस वर्ड का मतलब, इस पूरे चैप्टर में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब फिल्थ या गंदगी या कूड़ा है। फिल्थ मतलब कूड़ा होता है। तो ऑप्शन है देखिए आपके पास, ए गार्बेज, बी कंपोस्ट, सी इकोलॉजी और डी लॉन। तो गार्बेज का मतलब कूड़ा होता है, कंपोस्ट का मतलब जैविक खाद, इकोलॉजी का मतलब हो गया पारिस्थितिकी तंत्र और डी लॉन का मतलब होता है घास का मैदान। तो भाई ऑब्वियस है ए का मतलब ये कूड़ा और फिल्थ का मतलब होता है कूड़ा। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए। आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। वेयर वॉज मिसेस ग्रीन पाइलिंग न्यूज़पेपर्स। मिसेस ग्रीन कहां न्यूज़पेपर्स इकट्ठा कर रही थी, न्यूज़पेपर्स का ढेर लगा रही थी। ऑप्शन से देखें, ए नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने गार्बेज बैग यानी जो कूड़ा का उन्होंने बैग बना दिया था उसके बगल में, ये इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन या बगीचे के कोने में, एनीवेयर इन कैंपस या कैंपस में कहीं भी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए नियर टू हर गार्बेज बैग, जहां पर में उन्होंने अपना कूड़ा जमा कर रखा था उसी के बगल में उन्होंने पेपर भी इकट्ठा कर रखे थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। वास्तव में मिस्टर विलियम जिम को क्या समझाना चाहते थे या क्या कहना चाहते थे। जो नोज पोल्यूशन उन्होंने कहा था तो इसका मतलब क्या निकल रहा था। तो ऑप्शन से देखिए, कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, वो यह समझाना चाहते थे कि खाद जो है वो पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। या ऑप्शन बी कंपोस्ट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो ये समझाना चाहते थे कि कंपोस्ट जो होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, यानी वातावरण के सहायक नहीं होता वो। ऑप्शन सी कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, वो ये समझाना चाहते थे कि कंपोस्ट से जो है पूरा का पूरा रोड, पूरा का पूरा सड़क गंध मारने लगता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वो यही समझाना चाहते थे जिम को कि नोज पोल्यूशन हो जाता है तुम्हारे खाद से। नोज पोल्यूशन का मतलब पूरा सड़क, पूरा इलाका बदबू मारने लगता है, तो वो बदबू आती है तुम्हारे खाद से या खादों से, यही समझाना चाहते थे। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। Question number 12 देखें, the narrator told Mr. William not to burn leaves as it is blank space for the air and ecology. नैरेटर ने मिस्टर विलियम को बताया कि वह पत्तियां ना जलाएं क्योंकि इससे रिक्त स्थान होता है वायु को और इकोलॉजी को। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे। ये एक्सेलेंट होता है, बहुत बढ़िया होता है एयर या इकोलॉजी के लिए। ये बैड होता है, खराब होता है एयर, वायु और इकोलॉजी के लिए। ये गुड होता है, बढ़िया होता है, या ये हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बैड। पत्तियां जलाने से वायु में प्रदूषण हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी बैड, खराब ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, Jim asked Mrs. Green to keep the old newspapers for the school going children who blank space them. जिम ने मिसेस ग्रीन से कहा कि वह पुराने अखबारों को इकट्ठा कर दें स्कूली बच्चों के लिए, जो करेंगे, क्या करेंगे उनका, ए बर्न्ड, उनको जला देंगे, बी बॉट, उनको खरीद लेंगे, सी रेड, उनको पढ़ेंगे, या डी कलेक्टेड, उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी कलेक्टेड। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को न्यूज़पेपर्स की जरूरत पड़ेगी और वह मिसेस ग्रीन के न्यूज़पेपर ले सकते हैं, इसलिए उसने सलाह दिया, नैरेटर ने सलाह दिया मिसेस ग्रीन को कि आप अखबारों को फेंकिए मत या कूड़े वालों को मत दीजिए, उसे बचा कर रखिए, ये स्कूली बच्चे कलेक्ट कर लेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, Jim told Mr. Johnson that it would reduce blank space and save ecology if he did not use his car for traveling to short distances.
जिम ने मिस्टर जॉनसन को कहा कि यह कम कर देगा ब्लैंक स्पेस, किस चीज को, एंड सेव इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएगा। इफ इट डिड नॉट यूज हिज कार, यदि वह अपना कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटी छोटी दूरियों के यात्रा करने के लिए, यदि मिस्टर जॉनसन छोटी छोटी दूरियों के लिए कार का इस्तेमाल ना करें तो इससे कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा भाई? ए पेट्रोल, बी पोल्यूशन वातावरण या प्रदूषण, सी वेट वजन, या डी डीजल। क्या कम हो जाएगा? तो सही जवाब है बी पोल्यूशन। बार बार कार इस्तेमाल करेंगे तो उससे धुआं निकलेगा, उससे पोल्यूशन होगी, लेकिन छोटी छोटी दूरियों पर अगर हम कार के बजाय पैदल जाने लगेंगे तो इससे पोल्यूशन कम होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप ब्लैंक स्पेस बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। जिम की मां ने उसे बोला कि वह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है टीवी देखते हुए हर समय। क्या इस्तेमाल करता है? ए पेट्रोल, बी वाटर, सी इलेक्ट्रिसिटी, या डी टाइम। तो सही आंसर है सी इलेक्ट्रिसिटी। वो आकर अपनी माँ को बताता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, और उसकी माँ भी उस पर आरोप लगाती है कि तुम भी दिन भर टीवी देखकर क्या खराब करते हो? इलेक्ट्रिसिटी। तो सही जवाब है सी इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब रुक करते हैं कुछ वेरी ब्रीफली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, बहुत अति संक्षिप्त में, लघुत्तर ही आप कह सकते हैं इसको, उस तरह के क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द नैरेटर कॉल्स मिस्टर ग्रीन मिसेस ग्रीन। यहां पर मिस्टर नहीं होगा, मिसेस ही होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द नैरेटर कॉल मिसेस ग्रीन मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन को जब नैरेटर मिसेस ग्रीन पुकारता है तो क्या होता है, या उन्हें यह कहकर संबोधित करता है तो क्या होता है? तो जवाब क्या देखें कि when the narrator calls her Mrs. Green, then she pretends that she had no change to pay him. जैसे ही नैरेटर उनको मिसेस ग्रीन कह करके बुलाता है तो वह यह बहाना कर देती है कि उसके पास उसे देने के लिए छुट्टे पैसे ही नहीं हैं, और अगर वह मिसेस ग्रीन के स्थान पर मिस ग्रीन कहता है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। तो सही जवाब यही है कि मिसेस ग्रीन कहने पर उसे पैसे नहीं मिलते। क्वेश्चन 2 क्या देखें कि what does the narrator do on Saturdays and Sundays? नैरेटर सैटरडेज और संडेज को क्या करता है, शनिवार और रविवार को क्या करता है? जवाब क्या देखिए, the narrator collects garbage and other dirty materials causing pollution from several houses on Saturdays and Sundays to save ecology. The narrator collects garbage, नैरेटर कूड़ा इकट्ठा करता है, and other dirty materials, और अन्य गंदी वस्तुएं, causing pollution, जिनसे वातावरण होता है, वातावरण दूषित होता है, प्रदूषण होता है, फ्रॉम सेवरल हाउसेस, कई घरों से, फ्रॉम ऑन सैटरडेज एंड संडेज, शनिवार और रविवार को, टू सेव इकोलॉजी, वातावरण बचाने के लिए, पारिस्थितिकी को बचाने के लिए। यानी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए नैरेटर कई घरों से कूड़ा कचरा शनिवार और रविवार को इकट्ठा करता है। Which animal messes up with Mrs. Green's yard? कौन ऐसा जानवर है जो मिसेस ग्रीन का यार्ड, जो आंगन है, उसमें परेशानी खड़ी कर देता है? तो जवाब है द डॉग डिग्स अप मिसेस ग्रीन्स गार्डन एंड मेसेस अप हर यार्ड। जो जिम का कुत्ता है वही जाके मिसेस ग्रीन के गार्डन को खोद देता है और इस तरह से वह परेशानी खड़ी कर देता है। तो जवाब है कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखें कि व्हाई डज द नैरेटर आस्क मिसेस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन्स। नैरेटर ने मिसेस ग्रीन को क्यों कहा कि वह अखबार को भी बचा दें और जो एल्युमिनियम के कैन हैं, जो डब्बे हैं, उनको भी बचाएं? तो आंसर क्या देखिए, द नैरेटर आस्क्ड मिसेस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन सो दैट दे मे बी रीमेड फॉर देयर यूज इन द फ्यूचर। नैरेटर ने मिसेस ग्रीन को कहा कि वो पेपर को भी बचाएं और एल्यूमिनियम कैन को भी बचाएं ताकि वो उनसे कोई नई चीज भविष्य में फिर बनाई जा सके, यानी उनका रिसाइकलिंग किया जा सके। अखबार रद्दी वाले ले जाते हैं तो फिर उनको रिसाइकल करके नया अखबार छपता है या कॉपियां वगैरह बना दी जाती हैं। तो वही करने के लिए नैरेटर ने उनको कहा कि आप जो है अखबारों को ना फेंकें या एल्यूमिनियम कैन्स को ना फेंकें, इनसे फिर से रिसाइकल करके इनका नया यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिड द नैरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या नैरेटर को सफलता मिली मिस ग्रीन को या मिसेस ग्रीन को
इकोलॉजी के बारे में कुछ करवा पाने में? तो जवाब है The narrator tried hard in getting Mrs. Green to do something about ecology and got tired. Narrator ने बहुत कठिन परिश्रम किया कि मिसेस ग्रीन को समझा सके कि उन्हें भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करना चाहिए, और वो ऐसा समझा के थक गया. But he could not succeed in efforts. लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया. यानी अंततः मिसेस ग्रीन ने इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है कि व्हाट इज ए कंपोस्ट पिट? खाद का गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा होता है, वो क्या होता है? तो देखिए जवाब क्या है. द कंपोस्ट पिट इज द स्टोरेज ऑफ लीव्स, गार्बेज एंड स्टफ्स टुगेदर कलेक्टेड इन ए पिट टू प्रिपेयर मैन्योर. कंपोस्ट पिट एक ऐसा स्थान होता है जिसमें रखा जाता है पत्तियों को, कूड़ा कचरा को और भी कई चीजों को, क्या करने के लिए? जैविक खाद बनाने के लिए. यानी एक ऐसा गड्ढा जिसमें पत्तियां और भी कुछ कचरा कूड़ा डाल करके उसको छोड़ दिया जाए उस गड्ढे में, ताकि वह बाद में खाद का निर्माण कर ले. उसी को ही हम कंपोस्ट पिट, उस गड्ढे को ही कंपोस्ट पिट कहते हैं. पिट मतलब ही होता है गड्ढा. पिट का मतलब क्या होता है भाई? तो पिट का मतलब होता है गड्ढा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखें. व्हाट डज मिस्टर विलियम मीन बाय नॉइज पोल्यूशन? बार बार यहां गलती हो रही है. नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको, प्रश्न टाइप करने में ये समस्या हुई है. ये होना चाहिए नोज. ठीक है, नोज पोल्यूशन. मिस्टर विलियम का नोज पोल्यूशन कहने का क्या मतलब है? तो आंसर है देखिए, बाय नोज पोल्यूशन मिस्टर विलियम मीन्स टू से दैट बैड स्मेलिंग ऑफ कंपोस्ट और गार्बेज क्रिएट्स इट. नोज पोल्यूशन कहने का मतलब मिस्टर ग्रीन का ये है कि वो जो कंपोस्ट है या वो जो कूड़ा कचरा है उससे आने वाला दुर्गंध, वो जो दुर्गंध आता है उससे नाक को परेशानी होती है, और दरअसल में यही नोज पोल्यूशन है. तो दरअसल में वो दुर्गंध को संबोधित कर रहे हैं. 8वां नंबर प्रश्न देखें कि व्हाई इज बर्निंग ऑफ लीव्स बैड टू एयर? पत्तियां जलाना वायु के लिए, हवा के लिए खराब क्यों है? तो जवाब क्या देखें. बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड टू एयर बिकॉज इट पोल्यूट्स द एयर एंड जनरेट स्मोक. पत्तियां जलाने से वातावरण दूषित होता है, वायु दूषित होता है और धुआं उत्पन्न होता है. इस वजह से पत्तियां जलाना वातावरण के लिए खराब है. स्मोक का मतलब होता है धुआं, और खराब धुएं को हम स्मोक कहते हैं. तो धुआं उत्पन्न होता है, इसीलिए पत्तियां जलाना खराब है. कुछ और क्वेश्चंस हैं जो वेरी ब्रीफली सीरीज के ही, उनको भी देख लें. हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? मिस्टर जॉनसन के घर से कितनी दूरी पर पोस्ट ऑफिस था, या कितने ब्लॉक्स की दूरी पर पोस्ट ऑफिस था? तो जवाब है द पोस्ट ऑफिस वॉज ओनली 2 blocks अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस. मिस्टर जॉनसन के घर से सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर ही पोस्ट ऑफिस था. क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी नरेटर यूज करता था? तो जवाब है द नरेटर यूज्ड टीवी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नरेटर टीवी देखता था इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हुए. टीवी देखने से भी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती है, और नरेटर टीवी देख देख करके इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉकिंग? मिस्टर जॉनसन को ऐसा क्यों लगता था कि नरेटर टहलने के सिद्धांत को या चलने के सिद्धांत को खुद फॉलो नहीं करता है, उसका अनुसरण खुद नहीं करता, उसका पालन खुद नहीं करता? ऐसा मिस्टर जॉनसन को क्यों लगता था? तो जवाब देखिए, मिस्टर जॉनसन थॉट दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग बिकॉज he narrator had jumped over grass and little tree resulting in its destruction. क्योंकि नैरेटर जो है वो घास के ऊपर कूद जाता था, छोटे छोटे पौधों के ऊपर कूद जाता था, रिजल्टिंग इन इट्स डिस्ट्रक्शन, और उससे क्या होता था? छोटे पौधे मर जाते थे, घास मर जाती थी. तो जब वो आप चलने का सिद्धांत नहीं जानते कि आपको कहाँ चलना चाहिए कहाँ नहीं चलना चाहिए, तो उससे नुकसान होता है. तो इसलिए मिस्टर जॉनसन को ये लगता था कि जिम को जो है या नैरेटर को जो है वो चलने का नियम नहीं मालूम है कि कहाँ चलना चाहिए और कहाँ नहीं चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि वह घास पर कूदते रहते थे या कहीं से कहीं चल जाते थे, छोटे छोटे पौधों को कुचल देते थे. इसीलिए मिस्टर जॉनसन को लगता था कि नैरेटर को चलने के नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें.
डिड द नैरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, क्या नैरेटर को इकोलॉजी के बारे में बात करने में आनंद आता है, मजा आता है? तो जवाब क्या देखें, द नैरेटर एंजॉयड टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी बट नोबडी वाज रेडी टू फॉलो इट। हाँ, नैरेटर को इकोलॉजी के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, लेकिन कोई उसको फॉलो ही नहीं करता है, कोई उसका अनुसरण ही नहीं करता है। चलिए अब रुख करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, और उस सीरीज में पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with this statement? कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से, इस वक्तव्य से सहमति रखते हैं? आंसर क्या है देखें कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उसका अनुसरण करना, उसे व्यवहार में लाना, ये बहुत मुश्किल है। Everybody is in favor of it, but nobody is prepared to do anything about it. सब कोई इसके समक्ष में, इसके समर्थन में है। लोग चाहते हैं कि इकोलॉजी को बचाया जाए, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करता नहीं है। This is a fact that people do not cooperate and show unwillingness in this direction. यह सच्चाई है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, मदद नहीं करते, and show unwillingness in direction, और इस दिशा में वह अरुचि दिखलाते हैं। मतलब केवल बात करेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। मेनी पर्सन्स लाइक जिम अंडरटेक द वर्क ऑफ इकोलॉजी। बहुत सारे लोग हैं जिम की तरह जो इकोलॉजी का कार्य अपने हाथों में लेते हैं, बट नोबडी कैन कम फॉरवर्ड्स टू जॉइन हैंड्स इन सच अ मिशन। लेकिन कोई और इस तरह के मिशन में साथ जुड़ने के लिए नहीं आता है। One can start this job from his own house. कोई भी जो है इस काम को, इकोलॉजी को बचाने वाला काम को अपने घर से भी कर सकता है। He must keep his surroundings clean and free from pollution. वह व्यक्ति जो अपने घर से इकोलॉजी का काम शुरू करे, उसे अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, प्रदूषण रहित बनाने की कोशिश करना चाहिए। बट nobody does it, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। In my locality, there is a heap of garbage and filth scattered throughout the road. मेरे लोकेलिटी के, मेरे मोहल्ले की बात करूं तो उसमें कई जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, और कई जगह तो कूड़ा कचरा जो है सड़कों पर फैला रहता है। Street dogs are found loitering and playing with waste spreading in the street. कुत्ते, जो सड़क के आवारा कुत्ते हैं, वो उस पे लौटते हुए नजर आएंगे, मस्ती करते हुए नजर आएंगे, उसी के साथ खेलते नजर आएंगे, और वो और बिखेर देते हैं सड़कों पर कूड़ा कचरा को। पॉलिथीन बैग्स एंड पैकेट्स आर फाउंड एवरीवेयर। हर जगह आप देखिए कि पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, वो हर जगह आपको मिलेंगे। नोबडी केयर्स अबाउट दैट। उसके बारे में कोई नहीं सोचता, किसी को चिंता नहीं है। देयर इज ए प्रोवर्ब, एक कहावत है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। कथनी से करनी बेहतर होता है। पीपल टॉक ए लॉट अगेंस्ट इट बट डू नथिंग टू रिमूव दिस एविल। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस दुश्मन को खत्म कर दिया जाए, इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, इसके बारे में कोई कुछ करता नहीं है। दस इस प्रकार आई एग्री दैट नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। इस प्रकार मैं अग्री करता हूं कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने के लिए इच्छित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? गिव योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है कि जिम वाकई में एक इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है, इकोलॉजी से दोस्ताना रिश्ता रखता है? अगर हाँ तो अपने विचार रखिए। गिव योर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। तो यहाँ हमारा विचार पूछ रहा है कि अगर आपको लगता है, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, कि अगर वह जिम जो हमारा नैरेटर है वो इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है तो कैसे, अपना विचार रखिए। देखिए मैंने आंसर क्या लिखा है कि जिम इज ए रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, कि जिम वाकई एक इकोलॉजी फ्रेंडली लड़का है, बट ऑफन ही डिविएट्स फ्रॉम पर्सनली एक्टिंग अपॉन इट। लेकिन अक्सर वह पथ भ्रष्ट हो जाता है उस पर काम करने को लेकर। डिविएट का मतलब होता है पथ गमन कर जाना, पथ से हट जाना, रास्ता भटक जाना। डिविएट, पथ भ्रष्ट कह सकते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाना मतलब जो रास्ता है उससे भटक जाना। तो कई बार वो ऐसा करता है। एज एन एग्जाम्पल, ही एडवाइजेस जॉन नॉट टू गो टू द पोस्ट ऑफिस इन हिज कार
जैसे कि उदाहरण स्वरूप देख लें कि वो मिस्टर जॉनसन को कहता है कि अपने कार से पोस्ट ऑफिस मत जाइए, बट एज पर जॉनसन्स रिमार्क, लेकिन जैसा कि जॉनसन्स के रिमार्क से, उसके कथन से जाहिर है कि ही ड्राइव्स हिज मोटर बाइक अराउंड एंड राउंड्स हिज बैकयार्ड इन समर एंड स्नो मोबाइल इन विंटर। वो खुद कहता है कि आप कार मत चलाइए, छोटी छोटी दूरियों के लिए क्या करिए कि पैदल चले जाया करिए, इससे वातावरण दूषित होने से बचेगा। लेकिन वह खुद ही समर में, गर्मी के मौसम में अपना समर बाइक चला रहा है, और ठंडे के मौसम में स्नो मोबाइल चला रहा है, वो भी तेल से चलती है, उससे भी ईंधन खर्च होने पर, जलने पर वातावरण प्रदूषित होता है। यानी वो इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय तो है, लेकिन कई बार अपना पथ भ्रष्ट करके वह उल्टा वही सब काम करना शुरू कर सकता है। अगेन व्हेन ही एडवाइजेस हिज मदर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, फिर दूसरा एग्जांपल ले, तो जब वो अपनी माँ को इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कहता है कि मिक्सर से मत पीसिए, अपने हाथ वगैरह से यूज कर लीजिए, मसाला वगैरह पीस लीजिए, तो हिज मदर रिमार्क्स, उसकी माँ कहती है, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे। अच्छा, तो मैं हाथ से काम करूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रही हूं, तो 27 घंटा दिन में टीवी कौन देखता है। दिस आयरॉनिक रिमार्क्स शो हिज डिविएशन। ये जो रिमार्क्स हैं, इनसे पता चलता है कि वो डिविएट हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, रास्ता जो अपनाया है उस पर खुद नहीं चल पाता। हिज यंग एज इज ऑल्सो रीजन फॉर हिज डेविएशन। उसका छोटा उम्र का होना भी कारण है उसके पथभ्रष्ट होने का, मतलब रास्ता भटकने का, क्योंकि यंग एज का लड़का है, अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है। Still, it is a fact that he has undertaken the work of going around and telling people to preserve the environment and to save ecology. लेकिन फिर भी, still का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब हो गया फिर भी। स्टिल इट इज अ फैक्ट, यह एक सच्चाई है कि ही प्रिजर्व्स फैक्ट दैट ही हैज अंडरटेकन द वर्क, कि उसने यह काम उठाया है, गोइंग अराउंड एंड टेलिंग पीपल टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट एंड सेव इकोलॉजी, कि वह लोगों के बीच में जाएगा और उन्हें बताएगा कि वातावरण को बचाइए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाइए। मतलब डेविएशन के बावजूद उसने यह काम अपने जिम्मे में लिया है। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन स्पेयर लिटिल टाइम आउट ऑफ हिज होमवर्क, इसके बावजूद कि यह सच्चाई है कि उसको होमवर्क से बहुत कम ही टाइम मिलता है, इवन देन, फिर भी, he has fixed Saturday and sometimes Sunday even for visiting people to fulfill his mission. उसको कम समय मिलने के बावजूद उसने शनिवार और रविवार का दिन तय किया है, जिस दिन या तो उसके स्कूल नहीं होते या उस दिन उसको ज्यादा छुट्टी या ज्यादा समय मिलता है, कि वह लोगों के पास जाएगा और उनको समझाएगा और अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करेगा। इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, ही इज एन इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय इन रियल सेंस। वह एक वाकई पारिस्थितिकी तंत्र को प्यार करने वाला लड़का है। हिज इकोलॉजी फ्रेंडली बिहेवियर इज एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी आप प्रशंसा कर सकें उसे ही एडमायरेबल कहते हैं, प्रशंसनीय। उसका इकोलॉजी को लेकर के व्यवहार प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने लायक है। दो ही डज नॉट गेट कोऑपरेशन, हालांकि उसको सहयोग नहीं मिलता, एंड असिस्टेंस फ्रॉम द पीपल, लोगों से, इन हिज वर्क, उसके काम में, ही कंटिन्यूज टू गो अहेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, बावजूद उसके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार वह एक इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय मेरे हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3, डज जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन? एक्सप्लेन। क्या जिम को यह समझ में आता है कि उसके सलाह के खिलाफ लोग प्रश्न क्यों कर देते हैं या उल्टा उसको क्वेश्चन क्यों पूछ देते हैं? इसकी व्याख्या करें तो देखिए जवाब क्या है कि जिम इज वेल अवेयर, जिम भली भांति जानता है, ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई को, दैट हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन, कि उसके सलाह को क्वेश्चन में क्यों बदला जाता है। Never he goes to meet people and narrates them the importance of serving ecology, they do not respond properly. जब भी वह जाता है लोगों को समझाने के लिए और वातावरण को समझाने का महत्व समझाता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। The reason behind their such an attitude is their negligence towards saving ecology. इसका कारण क्या है? इस एटीट्यूड, यह प्रवृत्ति, एटीट्यूड का मतलब होता है प्रवृत्ति, लोगों की ये जो प्रवृत्ति है कि वह उसके सलाह को नहीं सुनते हैं, उल्टे उसको उल्टा क्वेश्चन करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? नेग्लिजेंस, अनदेखा करना, अपने
इकोलॉजी को बचाने के बारे में जो लोगों का कर्तव्य है वो अनदेखा किया जाना। They do not like work in this direction. उनको इस तरह का कोई काम पसंद नहीं, because they do not attach any importance of preserving the environment. क्योंकि उनको किसी भी तरह environment को बचाने से कोई लगाव नहीं है। When he suggests something related to it, जब वह लोगों को किस environment बचाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कुछ बताता है, they themselves immediately put questions to him. तो वो तुरंत उसी से कुछ ना कुछ question करने लग जाते हैं। It is but the human nature that when they do not agree with others' wise, they will find out some mistakes in it. यह मानव का स्वभाव है कि जब कोई चीज में उनको अपनी अच्छाई नहीं दिखता या उनको कोई बड़ाई नहीं दिखती या कुछ फायदा नहीं दिखता तो वो उस पर क्वेश्चन करने लगेंगे, उसमें गलतियां निकालने लगेंगे। इस प्रकार दे मेक प्रिवेंशन एंड क्रिएट कंफ्यूजन। तो वो प्रिवेंशन करते हैं, बचाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। Therefore, Jim very well understand why his advice is being questioned. इस प्रकार जिम को भली भांति यह समझ में आता है या उसे पता है कि लोग उसकी सलाह को अनदेखा करके उल्टा क्वेश्चन क्यों करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है कि what happened to the tree referred to by Mr. Johnson. मिस्टर जॉनसन ने जिस पेड़ के बारे में बात किया उस पेड़ को क्या हुआ? तो जवाब क्या है देखें। मिस्टर जॉनसन रेफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है नाश करना, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश कह सकते हैं, विध्वंस कह सकते हैं, तो इसका मतलब विनाश ही समझे। तो मिस्टर जॉनसन रेफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री बाय जिम। मिस्टर जॉनसन ने जिस पेड़ की व्याख्या की है उसको जिम के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ही एक्सक्यूजेस जिम ऑफ दिस। और मिस्टर जॉनसन के हिसाब से जिम ने ही वो मुख्य आरोपी है उस पेड़ को खराब करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम जंपिंग ओवर द ट्री एवरी डे, उनके हिसाब से रोज उस पेड़ पर कूदने की वजह से मेकिंग ए शॉर्टकट पाथ टू मिसेस ग्रीन्स हाउस हैड रिजल्टेड इन इट्स रूइन। मिसेस ग्रीन के घर से शॉर्टकट बनाने के चक्कर में उस पेड़ के ऊपर बार बार कूदने से ही वह पेड़ जो है सूख गया या वो पेड़ मर गया। द ट्री डज नॉट एग्जिस्ट नाउ ओइंग टू इट्स प्रीमेच्योर डेथ। अब वह पेड़ वहां नहीं है क्योंकि वह अपना समय से पूर्व ही मृत्यु के गाल में समा गया, काल के गाल में समा गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बार बार जिम मिसेस ग्रीन से मिस्टर जॉनसन के घर शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए दौड़ जाता था उसी रास्ते पर, और उस पे बेचारा वो पेड़ छोटा पड़ता था और उस पर कूद कूद कर बार बार जिम ने उस पेड़ को खत्म कर दिया। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का। A hero or heroine does not always arrive on a galloping horse to save the day. हर बार कोई हीरो या हीरोइन किसी घोड़े पर नहीं आते हैं किसी को बचाने के लिए। Sometimes the hero or heroine merely demonstrates the potential for action. कई बार हीरो और हीरोइन मामूली सा काम करके दिखाते हैं rather than a completed task. पूरा का पूरा किसी काम को खत्म करने की बजाय वो छोटा सा नमूना दिखला देते हैं। What potential does Jim have as the hero in this story? उसी प्रकार किस तरह का पोटेंशियल, किस तरह का नमूना, किस तरह का उसके अंदर वो काबिलियत है इस कहानी में जिम के अंदर? जवाब क्या देखें। जिम एज ए हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज मियर मैसेंजर। यहां पर में मेयर नहीं होगा, मियर होगा। मियर का मतलब हो गया मात्र, सिर्फ, तुच्छ, मामूली। वो एक मामूली संदेश वाहक है इस कहानी में जिम। I think he is just like a hero of tragedy in conflict. मुझे लगता है कि वह ट्रेजेडी, जो दुख काल के हीरो होते हैं ना, उसी का उल्टा है वो। His message is agreed by all, क्योंकि उसका मैसेज को हर जगह माना तो जाता है, but there is a conflict of feeling, models of thoughts, desire, will and purpose. लेकिन फीलिंग्स की कमी है, इच्छा की कमी है, उद्देश्य की कमी है। मतलब उसका सलाह मान तो सब रहा है लेकिन उस सलाह को अपना कोई नहीं रहा। ना तो उस सलाह को लेकर किसी के अंदर फीलिंग जग रही है, ना किसी के अंदर कोई इच्छा जग रही है, ना उसका किसी के अंदर उद्देश्य जग रहा है। हालांकि सबको पता है कि ये जरूरी, लेकिन कोई कर नहीं रहा, इसीलिए ट्रेजेडी कन्फ्लिक्ट हो रही है। There is a conflict of persons with one another or with circumstances or with themselves. यहाँ लोगों का लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट का मतलब विरोध कह सकते हैं। लोगों का लोगों से विरोध है, लोगों का स्थिति परिस्थिति से विरोध है। Again, it may be taken for granted that a tragedy is a story of unhappiness or sufferings.
यह तो तय है कि हम लोग इसको ले सकते हैं या मान सकते हैं कि ट्रेजेडी का मतलब ही होता है स्टोरी ऑफ अनहैप्पीनेस, एक ऐसी कहानी जिसमें दुख हो, पीड़ा हो, एंड एक्साइट सच फीलिंग एज पिटी एंड फियर, और ऐसी कहानी जिसमें हमें दया आए। पिटी का मतलब होता है दया और फियर का मतलब डर। मतलब जिस कहानी में दया का भाव आए, जिस कहानी में डर का भाव आए, जिस कहानी में कुछ ना कुछ दुख, संवेदना, पीड़ा की बात हो, तो वही ट्रेजेडी होती है। Thus the hero Jim does not work in these circumstances. Thus the hero Jim does the work in these circumstances. इसीलिए वह हीरो है क्योंकि वह इन स्थितियों में भी अपने कार्य को कर रहा है। लोग उसके सलाह को नहीं मान रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को लगाए रखा हुआ है और उस अपने आप के काम को करते जा रहा है। इसलिए जिम एक वाकई हीरो है। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न संभावित बनते थे उनको देख लिया। ऑब्जेक्टिव से लेकर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक चले आए। आपको इसमें मैक्सिमम समझ में आया होगा, मैंने इतना पूरा प्रयास किया है। अगर ना भी समझ में आया हो तो एक दो बार इस वीडियो को रिप्ले कर करके देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बात या इस कहानी या इस क्वेश्चन आंसर्स में निहितार्थ जितने अर्थ हैं वो सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई विशेष समस्या होती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। मैं उससे रिलेटेड आपकी समस्या का समाधान फिर से हिंदी में भी अगर जरूरत हुई तो लिख करके देने की कोशिश करूंगा, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुआ तो फिर एक नई वीडियो भी बना लूंगा। लेकिन यदि आपको ये सारी चीजें पसंद आई तो मेरा आग्रह यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको बराबर इस तरह के जो भी नई वीडियोज हों, नए क्लासेस के वीडियोज हों, नई चैप्टर के वीडियोज हों, उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उससे अपने आप को फायदा पहुंचा सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आज विदा, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। दिस इज आशीष कुमार साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे गाइस।